नीली सफेद सतह सौर मंडल के सभी ग्रह और उपग्रह में से सबसे अधिक सूर्य की रोशनी को प्रतिबिंबित करती है। दूसरी ओर टेथीस चंद्रमा पर वॉयेजर ने एक विशाल गड्ढे की तस्वीरें भेजी जिसका आकार 450 किलोमीटर चौड़ा और 16 किलोमीटर गहरा था। पृथ्वी पर वैज्ञानिकों की टीम ने इस गड्ढे का नाम ओडिसियस रखा, जो प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में वर्णित इथिका के राजा ओडिसियस के नाम पर है। शनि की यात्रा खत्म होने के बाद वॉयेजर 2 ने शनि के विशाल गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए गति को तेज किया और यार गजब को रहस्यमय बर्फीले ग्रह यूरेनस की ओर भेज दिया। चश्मा में हूँ नजर आया, चश्मा में हूँ नजर आया। वो एकदम मेरे से ना गई। हाँ, लंबे समय तक हम यूरेनस के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, सिवाय इसके कि इसे 1781 में खगोलज्ञ विलियम हर्शल ने खोजा था। यूरेनस के बारे में सच्चाई जानने के लिए 200 साल से अधिक का समय लगा। 24 जनवरी 1986 को वॉयेजर 2 एक यात्रा और साक्षात्कार के लिए पहुंचा। पहले ही क्षण में हमारी आंखें एक अद्भुत और खूबसूरत ग्रह को देख सकी। यूरेनस बहुत ठंडा है, इसका वातावरण 0 से 217 डिग्री सेल्सियस नीचे है। इसकी खूबसूरत हल्की नीली वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बनी हुई है। वॉयेजर 2 ने विशेष रूप से यूरेनस के चंद्रमा मिरांडा का अध्ययन किया। ये मिरांडा के बेहद करीब पहुंचा, जैसा उसने अन्य चंद्रमाओं के साथ नहीं किया था। इसके द्वारा ली गई नजदीकी तस्वीरें अत्यधिक विस्तृत और आकर्षक थी। मिरांडा, जो अपेक्षाकृत छोटा है, ऐसी स्थलाकृति प्रस्तुत करता है जो अद्वितीय और विविध है। मिरांडा के बारे में लगता है इसका अतीत आश्चर्यकारी और हिंसक रहा है। इसे एक हिंसक टक्कर से नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण ने टूटे हुए टुकड़ों को फिर से एक साथ खींच लिया और मिरांडा का पुनर्निर्माण हुआ। वॉयेजर 2 ने यूरेनस के पास कुछ ही दिन बिताए और फिर अपनी गति और गुरुत्वाकर्षण के बल से उसे नेपच्यून की ओर फेंक दिया, जो दूसरा बर्फीला ग्रह था। अगस्त 1989 में वॉयेजर 2 नेपच्यून के पास पहुंचा, जो इसके केप कैनावेरल से प्रक्षेपण के 12 वर्ष बाद था। इस दौरान ये अनुसंधान यान सौर मंडल के बारे में हमारे ज्ञान को गहराई से समृद्ध कर चुके थे। अब कुछ अंतिम महत्वपूर्ण खोजों का समय आ चुका था। नेपच्यून की गतिशील वायुमंडल और इसके आश्चर्यजनक मौसम परिवर्तन ने वॉयेजर टीम का ध्यान आकर्षित करने वाली पहली खोज की। अंतरिक्ष की ठंडक में उन्हें नेपच्यून के मौसम की हलचल के लिए ऊर्जा की उम्मीद नहीं थी। दक्षिणी गोलार्ध में वॉयेजर 2 ने एक स्थायी एंटी साइक्लोनिक तूफान, जिसे अब ग्रेट डार्क स्पॉट कहा जाता है, की खोज की। वॉयेजर ने यह भी पाया कि नेपच्यून की हवाएं सौर मंडल की सबसे तेज हवाएं हैं, जो 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकती है। वॉयेजर 2 ने नेपच्यून की चारों ओर एक कमजोर और खंडित रिंग सिस्टम का भी पता लगाया। ये पता नहीं चल सका कि ये रिंग्स किससे बनी है और इनमें लाल रंग क्यों है। लेकिन जब वॉयेजर 2 ने ट्राइटन के पास से उड़ान भरी तो और भी आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए। ट्राइटन सौर मंडल का एकमात्र बड़ा चंद्रमा है जो नेपच्यून की परिक्रमा अपनी उल्टी दिशा में करता है। यानी नेपच्यून जिस दिशा में घूमता है, ट्राइटन उसकी उल्टी दिशा में चलता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ट्राइटन का असामान्य परिक्रमण ये सिद्ध करता है कि कभी एक बौना ग्रह रहा होगा। लाखों साल पहले ये नेपच्यून के पास आया और उसकी विशाल गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़ा गया। उस विपरीत दिशा में परिक्रमा करने के कारण ट्राइटन धीरे धीरे ऊर्जा खो रहा है। कुछ समय बाद ट्राइटन का नाश हो जाएगा।
इसके टुकड़े शायद नेपट्यून के चारों ओर एक रिंग सिस्टम का निर्माण करेंगे जो शनि की रिंग से भी अधिक विशाल और स्पष्ट होगा। वॉयेजर ने यह भी पाया कि ट्राइटन सौर मंडल के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है। इसकी सतह का तापमान 0 से 235 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाता है। वैज्ञानिकों को ट्राइटन के दक्षिणी ध्रुव के पास कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। वहां पर बर्फीले ज्वालामुखी सक्रिय थे जो नाइट्रोजन और धूल को बर्फ की सतह में दरारों से बाहर निकाल रहे थे। ये फव्वारे इतने शक्तिशाली थे कि वे सतह से 8 किलोमीटर ऊपर तक पहुंच सकते थे। नेपट्यून और उसके चंद्रमाओं के पास से गुजरने के साथ ही वॉयेजर 2 की सौर मंडल की यात्रा का अंतिम चरण पूरा हो गया। अब ये अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 की तरह सूरज और ग्रहों से दूर अंतरतारकीय अंतरिक्ष की ओर बढ़ने लगा। वॉयेजर 1 ने सौर मंडल की सीमा को पार करने वाला पहला मानव निर्मित यान बनकर इतिहास रचा। ये अगस्त 2012 में हुआ। वॉयेजर 2 अब बहुत दूर नहीं है। अब दोनों अंतरिक्ष यान हमारे सौर मंडल से बाहर की दिशा में बढ़ रहे हैं, हर एक अपनी अपनी दिशा में। उनके मिशन पूर्ण हो चुके हैं और वॉयेजर्स के ऑन बोर्ड उपकरण धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। अंतिम समय में 2025 और 2030 के बीच उनकी यात्रा शुरू होने के आधी शताब्दी बाद नासा इन वॉयेजर से हमेशा के लिए संपर्क खो देगा। लेकिन इसके बाद क्या हो सकता है? भले ही ये यान अब पृथ्वी को डेटा भेजने में सक्षम न हो, दोनों वीर वॉयेजर्स सूरज से दूर और भी दूर बढ़ते रहेंगे। लाखों या अरबों साल बाद मानवता शायद बहुत पहले ही खत्म हो चुकी होगी। यहां तक कि हमारा सूर्य भी अंततः एक रेड जायंट बन जाएगा। फिर भी हमारे सौर मंडल की सबसे दूर की सीमाओं के पार कहीं 2 मानव निर्मित अंतरिक्ष यान हमारे अस्तित्व और अतीत के छोटे छोटे निशान अपने साथ ले जाएंगे। एक दिन वॉयेजर्स शायद इस बात का एकमात्र प्रमाण होंगे कि हम कभी यहां थे। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 दोनों के पास एक प्रकार का टाइम कैप्सूल है। इसमें एक सोने की परत वाला तांबे का डिस्क है और इसके क्रूज में एन्कोडेड ध्वनियों को बजाने के लिए आवश्यक स्टाइलस है। कवर पर दिए गए निर्देश बताते हैं कि रिकॉर्ड प्लेयर कैसे बनाया जाए। जो कोई भी ऐसा करता है वो 55 भाषाओं में अभिवादन सुनेगा और मोत्सार्ट, चक बेरी, बाख, लुई आर्मस्ट्रॉन्ग, एक जॉर्जियन क्वायर, न्यू गिनी के अनुष्ठान गीत, प्रकृति की ध्वनियां और पृथ्वी के पक्षियों के गीत सुनने में सक्षम होंगे। डिस्क में अंतरिक्ष से ली गई पृथ्वी की तस्वीरें, पृथ्वी के परिदृश्य और उनमें रहने वाले लोगों की तस्वीरें हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वॉयेजर 2 को एक प्रकाश वर्ष दूर जाने में लगभग 18,000 वर्ष लगेंगे। फिर ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी नामक एक निकटतम तारे के पास से गुजरेगा। हाल ही में हमने पता लगाया है कि उस तारे के पास एक ग्रह है जो जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। शायद उस समय तक पृथ्वी के निवासी ने वॉयेजर के अंतरिक्ष यात्रियों के रहस्यों को समझने से पहले ही तारों तक पहुंचने का एक तेज और अधिक कारगर तरीका ढूंढ लिया होगा। और संभव है जल्दी या बाद में ये वॉयेजर अपनी यात्रा पूरी कर लेंगे। हम जो थे उसकी खबर लेकर उन बुद्धिमान प्राणियों तक पहुंचाएंगे जिनकी इच्छाएं हमारे समान सितारों तक पहुंचने की है। आई मैं तो बोल रहा था ना कि